कई विद्वानों जैसे एरिक हॉब्सबॉम, राइट, इस तरह के कई विद्वानों का मानना है कि भाई जो 19वीं शताब्दी थी वो इट सॉ नेशनलिज्म इन यूरोप, और जो 20वीं शताब्दी थी इट सॉ नेशनलिज्म इन एशिया, राइट। तो मतलब ये कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी जो है वो राष्ट्रवाद उसमें जो है यूरोप में फैला, और 20वीं शताब्दी में फैला एशिया में। अच्छा, तो भाई जाहिर सी बात है वहां पे राष्ट्रवाद पहले आया, राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपा, बढ़ा, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स की तरफ गया, और फिर ये अति आक्रामक हो गया, जिंगोइज्म में बदल गया, राइट। और इस अति राष्ट्रवाद का जो एक्सेसिव नेशनलिज्म हुआ, इसका नतीजा यूरोप ने भुगता। यूरोप ने भुगता, कैसे भुगता? तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, बाल्कन नेशनलिज्म, सर्बियन नेशनलिज्म, राइट। इसमें कैसे विश्व युद्ध एक को प्रभावित किया, फिर जर्मन नेशनलिज्म, इटालियन नेशनलिज्म, राइट। इन्होंने कैसे योगदान दिया तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में। ऑफ कोर्स विश्व युद्ध तो तुम लोग जानते ही, राइट। तो देख रहे हो ना, ये पूरा इन्होंने फेज समझा, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको समझ में आया कि यार कोई भी देखो अति सर्वत्र वर्जित, तो इनको भी ये बात समझ में आई यार कि भाई हम लोग इसका एक्सेस नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्ट नोटिसिंग फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटीज लाइक यूरोप कोल एंड स्टील कम्युनिटी, है ना। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये लोग क्या कहते हैं, शेंजन एरिया बनाते हैं, यूरोपियन यूनियन बनती है, यूरोजोन बनती है, बिकॉज दे रियलाइज कि ये लिंकेजेस ज्यादा आवश्यक हैं, ये जो कनेक्शंस हैं ये ज्यादा आवश्यक हैं अगर आप स्टेबल सस्टेनेबल रहना चाहते हैं, लंबे समय तक अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों। ये स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, इसको प्लीज 5 साल 10 साल में मत मेजर करो, राइट। अगर आपको पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक स्ट्रक्चर को संजो के रखना, तो आपको उसके साथ इवॉल्व होना होगा, राइट। ये इन्होंने किया, ये हमें दिख रहा है कि यूरोप में ऐसा ऐसा होता प्रतीत होता है। अब कमाल की बात यह है कि 20वीं शताब्दी जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि यहां राष्ट्रवाद जो है एशिया में बहुत तेजी से आता है, आया भाई, हम लोग देखते हैं यार, आया, हम तो एशियन ही है, हम लोग राष्ट्रवाद को हम महसूस कर रहे हैं, राइट। अब हम सबको अपने आप से प्रश्न ये पूछना है कि हम यहां पर राष्ट्रवाद के किस स्टेज को लेके चल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव है या अति सर्वत्र वर्जित वाले स्टेज में पहुंचने वाला है, या पहुंच रहा है, या पहुंच चुका है। यह हम सबको इंडिविजुअली समझना होगा, और हमें यह भी जान के चलना होगा कि जब इसकी अति हो जाएगी, जब हम लोग लड़ के थक के हार के खड़े हो जाएंगे, या समझदार हो जाए थोड़ा उसके पहले ही, तो हम लोगों को क्या करना होगा बेटा? हमें तो या तो भाई एक ऑप्शन है कि हम भी जाके लड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स करें, वो तो कितना गंदा हो सकता है यार, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन एक ऑप्शन अपने पास ये भी है कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एक साउथ एशियन यूनियन, इसको कहीं कहीं अपने दिमाग में, अपनी हरकतों में लाना शुरू कर पाए, एक कॉमन करेंसी, एक कॉमन वीजा, राइट। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अगर हम लोग साउथ एशिया में, क्योंकि देखो यार साउथ एशिया जब हम कह रहे हैं तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके कनेक्शंस यार कितने एंशिएंट है, अगर ये बताने में बैठूं तो यूट्यूब के सर्वर बैठ जाएंगे बेटा, है बात सही कि नहीं, राइट। तो उस दिशा में नहीं जाते, लेकिन हमें ये बात माननी होगी कि हमको धीरे धीरे उन कनेक्शंस को वापस संजोना होगा, हमें एक्सेस नेशनलिज्म या रीजनलिज्म में नहीं फंसना, हमें साउथ एशियन यूनियन जैसे इस एरिया को बनाना होगा ग्रेजुअली, एंड आई एम श्योर इट विल हैपन, राइट। अच्छा, इसी से संबंधित एक छोटी सी बात और,
देखो यार, मैंने तुमसे कहा ना, अगर स्ट्रक्चर को संजोना है तो उसके अंदर एक इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी डालनी होगी कि नहीं डालनी होगी। और वो इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत आसान तरीका जो तमाम विद्वान और देश जिसको मान के चलते हैं, वो है बेटा कि हर संविधान में एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए। हर संविधान में एक सनसेट, भाई किसी भी डॉक्यूमेंट में यार तुम एक ना एक एक्सपायरी डेट तो डालोगे। तुम ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट मतलब इट्स बियॉन्ड टाइम? कैन इट बी? राइट। तो हमें कहीं ना कहीं बेटा 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जो हम लोग कंसेंसस से डिसाइड कर पाए, हमें डॉक्यूमेंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरह से संभालना हो ताकि जो आने वाले, देखो समझो ना बच्चों, कि जो आने वाले जनरेशंस है, they should have a fair chance of look at how to organize things around them depending upon the changed circumstances जो हम और आप बैठ के अभी नहीं सोच पाते। राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे शायद एक वार्तालाप के रूप में कहना चाह रहा था। आई होप यू एंजॉय।